नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द की गहराई में उतर रहे हैं जो सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक पूरी सभ्यता, इतिहास और पहचान को अपने में समेटे हुए है, भारत। बिल्कुल। हम अक्सर ये नाम सुनते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये आया कहाँ से? इसकी जड़ें मतलब कितनी गहरी है? हाँ, और ये सवाल देखिए, जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही परतदार है, कह सकते हैं। अच्छा, सबसे आम कहानी जो सुनने को मिलती है वो तो एक महान राजा की है, सम्राट भरत, है ना? सुनने में तो ये किसी मतलब महाकाव्य का हिस्सा लगता है। हाँ, स्रोत भी यही बताता है कि ये सबसे प्रचलित व्याख्याओं में से एक है। ओके। राजा भरत, जिन्हें महाकाव्यों में राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला का पुत्र बताया गया है, वो एक बहुत शक्तिशाली सम्राट थे। शक्तिशाली मतलब किस तरह से? ऐसी मान्यता है और स्रोत भी इस ओर इशारा करता है कि उन्होंने एक बहुत बड़े भूभाग पर शासन किया, और सिर्फ शासन नहीं किया, उसे एकजुट किया। एकजुट किया पूरे उपमहाद्वीप को? हाँ, ऐसी मान्यता है। तो ये सिर्फ एक विजय की कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह से एक भौगोलिक और शायद सांस्कृतिक एकता की नींव रखने की कहानी है। वाह, यानी एक ऐसा राजा जिसके पराक्रम और शासन से इस जमीन को पहचान मिली। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये विचार तो अपने आप में काफी शक्तिशाली है कि एक व्यक्ति के नाम पर मतलब पूरे देश का नाम पड़ जाए भारतवर्ष। ये सिर्फ नाम रखना नहीं हुआ, ये तो उस राजा की पूरी विरासत को हमेशा के लिए अमर कर देने जैसा है। सही कहा। और यह बात सिर्फ एक राजा के प्रभाव तक ही सीमित नहीं रहती। अच्छा, और भी कुछ है? हाँ, स्रोत हमें थोड़ा और पीछे ले जाता है, प्राचीन ग्रंथों की तरफ, खासकर पुराणों की तरफ। पुराण, ओके। पुराणों में इस भूमि का जिक्र मिलता है भारतवर्षम के रूप में। भारतवर्षम? हाँ, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये दिखाता है कि ये नाम सिर्फ मतलब मौखिक परंपरा या बाद की कहानियों का हिस्सा नहीं था। इसे बाकायदा प्राचीन लिखित दस्तावेजों में भी दर्ज किया गया था। अच्छा, तो पुराणों में भी इसका जिक्र है, भारतवर्षम। इसका मतलब क्या था उस समय? क्या सिर्फ एक भौगोलिक सीमा थी या कुछ और भी? देखिए, स्रोत के अनुसार पुराणों में भारतवर्षम का वर्णन सिर्फ एक जमीन के टुकड़े जैसा नहीं है। ये उस पूरे भूभाग को दर्शाता है जो हिमालय के दक्षिण में है और समुद्र के उत्तर में स्थित है। ओके, मतलब लोकेशन। हाँ, लोकेशन। और साथ ही ये वो जगह है जहाँ भरत के वंशज या कह लीजिए भारतीय रहते हैं। अच्छा, तो इसमें लोग भी शामिल हैं? बिल्कुल। तो ये सिर्फ भूगोल नहीं, बल्कि भूगोल, लोग और एक तरह की साझी पहचान, इन सब को जोड़ता है। तो मैं समझ गया। ये इस नाम को एक प्राचीन, लगभग एक सभ्यता वाली पहचान देता है, जो शायद किसी एक राजा के शासनकाल से भी पुरानी या उससे कहीं ज्यादा फैली हुई हो सकती है। एक निरंतरता का एहसास दिलाता है ये नाम। ये वाकई गौर करने लायक बात है कि ये पहचान कितनी पुरानी और गहरी है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि हजारों साल पुरानी ये पहचान, ये नाम आज के आधुनिक भारत से कैसे जुड़ता है? क्या यह सिर्फ इतिहास की किताबों में रह गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण मोड़ लेती है हमारे संविधान में। संविधान? अच्छा। हाँ, जब भारत आजाद हुआ और अपना संविधान बना रहा था, तब देश के नाम पर विचार हुआ। स्रोत ये बताता है कि संविधान सभा ने बहुत सोच समझकर एक फैसला लिया। हाँ, वो अनुच्छेद 1 मैंने पढ़ा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बिल्कुल, यानी इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। मुझे हमेशा ये वाक्य थोड़ा अनोखा सा लगता है। ऐसा क्यों लिखा? इंडिया जो कि भारत है, क्या एक नाम काफी नहीं था? मतलब थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, ये अनोखा लगता है, पर स्रोत इसी अनोखेपन के पीछे की सोच पर रोशनी डालता है। अच्छा, क्या सोचती? ये महज दो नामों का जिक्र भर नहीं है, ये जानबूझकर किया गया एक संतुलन साधने का प्रयास था। संतुलन? कैसा संतुलन? देखिए, इंडिया नाम उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा जाना पहचाना था। हाँ। है ना? और उसमें थोड़ी औपनिवेशिक काल की विरासत की झलक भी थी। हाँ, अंग्रेजों के टाइम से चल रहा था। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ भारत नाम था, ये देश की हजारों साल पुरानी जड़ों से, उसकी संस्कृति और इतिहास से जुड़ा था। हाँ। तो संविधान निर्माताओं ने क्या किया, उन्होंने दोनों को शामिल कर लिया। दोनों को? हाँ, ताकि आधुनिक भारत की जो वैश्विक पहचान बन रही थी उसको भी जगह मिले, और जो हमारी प्राचीन स्वदेशी विरासत है उसको भी पूरा सम्मान मिले। वाह,
ये एक तरह से कह सकते हैं राष्ट्र की दोहरी पहचान को स्वीकार करना था। ये तो मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। मतलब ये सिर्फ नाम का चुनाव नहीं था, ये तो पहचान की एक पूरी जटिल बुनावट को स्वीकार करना था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि संविधान सिर्फ कानून का दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा का प्रतिबिंब भी हो सकता है। सही कहा। तो भारत को संवैधानिक दर्जा देना उसे सिर्फ एक ऐतिहासिक या सांस्कृतिक नाम से कहीं ज्यादा बड़ी पहचान देता है ना? एकदम सही। ये उसे एक आधिकारिक राष्ट्रीय पहचान देता है जो इंडिया के बराबर है कानूनी तौर पर। और ये हमें सीधे इस नाम के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व पर ले आता है। हाँ, उस पर आते हैं। भारत शब्द सिर्फ एक भौगोलिक इकाई का नाम नहीं है। स्रोत के अनुसार ये नाम देश को उसके गहरी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है। गहरी जड़ें मतलब वो परंपराएं, वो मूल्य, वो साझा इतिहास जो सदियों से इस भूमि पर पनपते रहे हैं। ये नाम उन सब की याद दिलाता है। तो ये सिर्फ अतीत का सम्मान नहीं हुआ, वर्तमान की पहचान से भी जुड़ा है क्या? कैसे? हाँ, बिल्कुल जुड़ा है। स्रोत इशारा करता है कि भारत नाम का इस्तेमाल एक तरह से हमारी स्वदेशी पहचान पर जोर देना है। स्वदेशी पहचान? हाँ, ये उस विरासत को सामने लाता है जो बाहरी प्रभावों से पहले से मौजूद थी, खासकर औपनिवेशिक काल से पहले। अच्छा। ये लोगों को उनकी साझा सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है, चाहे वो भाषा हो, कला हो, दर्शन हो या सामाजिक रीति रिवाज हो। ये नाम एक एहसास जगाता है कि हमारी पहचान सिर्फ पिछले कुछ 100 सालों की देन नहीं है, बल्कि हजारों सालों की एक अटूट कड़ी का हिस्सा है। समझ गया। तो ये नाम एक पुल की तरह है जो अतीत को वर्तमान से जोड़ता है और शायद भविष्य की दिशा भी दिखाता है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन आजकल इस नाम को लेकर एक और बहस भी छिड़ी हुई है, आपने भी सुना होगा, खासकर ये इंडिया बनाम भारत वाली चर्चा। हाँ, काफी चर्चा में है। क्या स्रोत इस समकालीन संदर्भ पर भी कुछ कहता है? हाँ, स्रोत इस पहलू को भी छूता है। देखिए, हाल के समय में भारत नाम पर ज्यादा जोर देने को कई बार एक बड़े विमर्श के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। किस तरह का विमर्श? जिसे हम वे उपनिवेशीकरण या डीकोलोनाइजेशन कह सकते हैं। डीकोलोनाइजेशन यानी औपनिवेशिक मानसिकता या विरासत से बाहर निकलने का प्रयास। हाँ। तो क्या भारत नाम को बढ़ावा देना इसी प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है? ये थोड़ा संवेदनशील मुद्दा लगता है। स्रोत इसे इसी संदर्भ में देखता है, लेकिन जैसा आपने कहा, ये संवेदनशील है, तो स्रोत किसी का पक्ष नहीं लेता। वो बस बताता है कि ये एक नजरिया है। ठीक है, क्या नजरिया है? नजरिया ये है कि कई देश जो कभी उपनिवेश थे, वो आजादी के बाद अपनी पहचान को फिर से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ऐसा देखा गया है। वो उन नामों और प्रतीकों को अपनाते हैं जो उनकी अपनी जड़ों से जुड़े हों, ना कि औपनिवेशिक शासकों द्वारा दिए गए हों। तो इस नजरिए से भारत नाम पर जोर देना अपनी पूर्व औपनिवेशिक पहचान को पुनः प्राप्त करने जैसा है और उस विरासत पर गर्व महसूस करने का एक तरीका हो सकता है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं है? नहीं, ये शायद उससे गहरा है। ये इस बारे में भी हो सकता है कि कहानी कौन सुना रहा है और किस नजरिए से सुना रहा है, मतलब अपनी कहानी पर नियंत्रण पाने की कोशिश। ये एक बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता है। ये केवल एक शब्द का चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनना है कि हम अपनी कहानी का कौन सा अध्याय सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। हाँ। क्या हम अपनी पहचान उस बिंदु से शुरू करते हैं जहां बाहरी दुनिया ने हमें परिभाषित किया, या हम अपनी जड़ों तक वापस जाते हैं जहां हमारी अपनी परिभाषाएं थीं? बिल्कुल, स्रोत इसी गहरे सवाल की ओर इशारा करता है। भारत नाम का उपयोग इस संदर्भ में उस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक निरंतरता पर बल देता है जो औपनिवेशिक काल से पहले भी थी और उसके बाद भी जारी है। ये उस पहचान को केंद्र में लाने का प्रयास है जिसे शायद औपनिवेशिक दौर में कम महत्व दिया गया या नजरअंदाज कर दिया गया। ये दिखाता है कि देश की पहचान बाहरी शक्तियों द्वारा गढ़ी गई परिभाषाओं तक ही सीमित नहीं है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो भारत नाम की कहानी तो कई परतों वाली है। हाँ, बहुत सी परतें हैं। ये सम्राट भरत की पौराणिक कथा से शुरू होती है, फिर पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में दर्ज होती है, हमारे संविधान में इसे बाकायदा आधिकारिक मान्यता मिलती है। जी हाँ। और आज ये हमारी सांस्कृतिक पहचान और यहाँ तक कि डीकोलोनाइजेशन की बहस से भी जुड़ी हुई है। हाँ, बिल्कुल सही सारांश है। स्रोत यही दिखाता है कि भारत सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक जटिल, कह सकते हैं, टैपेस्ट्री है।
टैपेस्ट्री। हाँ, जिसमें पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक संदर्भ, संवैधानिक स्वीकृति और गहरे सांस्कृतिक अर्थ सब बुने हुए हैं। ये देश की प्राचीन जड़ों और उसकी आधुनिक वास्तविकता दोनों को दर्शाता है। ये सिर्फ जमीन का नाम नहीं है, ये एक सभ्यता का, एक निरंतर बहती हुई पहचान का प्रतीक है। ये सब जानने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, और ये शायद स्रोत में सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन इस पूरी चर्चा से उभरता है। पूछिए। किसी जगह का नाम उसकी पहचान को गढ़ने में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है? क्या नाम सिर्फ बुलाने के लिए होते हैं, या वो हमारी सोच, हमारे नजरिए और शायद हमारे सामूहिक भविष्य की दिशा को भी प्रभावित करते हैं? गहरा सवाल है। और क्या भारत जैसे प्राचीन नामों को आज के दौर में फिर से महत्व देना, क्या ये हमें सिर्फ अतीत की ओर ले जाता है, या फिर ये हमें अपनी जड़ों को समझकर भविष्य के लिए ज्यादा मजबूती से खड़े होने में भी मदद कर सकता है? ये सोचने के लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नाम अक्सर अपने साथ, आप सही कह रहे हैं, इतिहास, उम्मीदें और एक पूरी कहानी लेके चलते हैं। उनका असर शायद हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा होता है। हाँ, खैर, इस दिलचस्प और बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी भारत नाम की इस यात्रा में कुछ नई और सोचने वाली बातें जानने को मिली होंगी।